हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम मैं प्रीलिम्स से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने अपना स्कोर इम्प्रूव किया 70 से लेके 102 एंड 105। जैसे मैंने बोला था कि इनिशियली मेरे को प्रीलिम्स में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन इन जो लास्ट के 2 अटैम्प्ट्स हैं उन उसमें मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। एंड उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, मैं वो रीजंस डिस्कस करूंगा एंड कैसे वो चीज़ें आप अपना सकते हो, और इफ़ यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक्स देन यू कैन अवॉइड दोज मिस्टेक्स एंड यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर। सो मेरे हिसाब से नॉर्मली जो लोगों को स्कोर कम आता है उसका, इसके मैंने 6-7 रीज़न्स यहाँ पे एन्यूमरेट किए हुए हैं। सो प्राइमरी रीज़न हो सकता है कि लैक ऑफ नॉलेज हो आपको। सो इफ़ यू हैव इनसफिशिएंट नॉलेज तो आप कितना भी कूल हेडेड रह के एग्ज़ाम में दो, कितना भी कॉन्फिडेंट होकर आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करो, आप सफिशिएंट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो नॉलेज तो आपको ज़रूरी है ही है। यू शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज, देन ओनली यू कैन इवन थिंक ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स एंड राइट मेंस। तो विदाउट नॉलेज तो ये एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है। तो आपको अपनी जो बेसिक मिनिमम सोर्सेज हैं वो पढ़ के, आपको जो मिनिमम नॉलेज है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जितनी नॉलेज तो आपको लानी ही पड़ेगी। देन लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि हम नॉलेज गेन कर लेते हैं बट उसको सफिशेंट नंबर ऑफ़ टाइम्स रिवाइज़ नहीं करते हैं। सो अगर वो रिवाइज़ नहीं करते हैं तो हमें वो चीज़ें राइट टाइम पे याद नहीं आता है, फिर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट देख के उसमें कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हमारे को नॉलेज तो होना ही है। तो एक वंस वी कवर ऑल दी एरियाज़, ऑल द सब्जेक्ट्स इन सफिशिएंट डेप्थ एंड सफिशिएंट कवरेज हमारी हो जाती है, उसके बाद वी नीड टू रिवाइज दैट सिलेबस अगैन एंड अगैन, सो दैट व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस तो हम कॉन्फिडेंटली स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर पाएँ, डिसाइड कर पाएँ वेदर द स्टेटमेंट इज़ राइट और रॉन्ग, एंड उसके बाद फिर हम अटैम्प्ट कर पाएँ कि जो भी उसका कि राइट उसको मानना है, रॉन्ग मानना है, नहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड कन्फ्यूजन ना होने की वजह से क्लैरिटी रहती है एंड आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आंसर अटैम्प्ट कर पाते हो, एंड प्लस आपका टाइम भी बहुत सेव होता है। सपोज़ इफ़ यू आर अटैम्प्टिंग ए क्वेश्चन जिसमें 4 स्टेटमेंट है, चारों ही स्टेटमेंट के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और चारों में आपको कन्फ्यूजन है, तो आपको कई गुना ज़्यादा टाइम लगेगा एक एक स्टेटमेंट एनालाइज करने में, उसको डिसाइड करने में कि इसको मैं राइट मानूँ, रॉन्ग मानूँ। इसलिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो अटैम्प्ट करने में और आप टाइम सेव कर पाओ। जो क्वेश्चन 1 मिनट में अटैम्प्ट होना होगा तो आपका आधा मिनट या 15 सेकंड में अटैम्प्ट हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू अटैम्प्ट सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कभी आपको टाइम की शॉर्टेज नहीं रहेगी। थर्ड, जो मेरे लिए बहुत ही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस था कि मेरे पास स्टार्टिंग के अटैम्प्ट से ही नॉलेज काफ़ी सफिशिएंट रहती थी एंड मैं सफिशिएंट नंबर ऑफ रिविजन्स करता था, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट मैं काफ़ी ओवर थिंकिंग करता था, मैं हर चीज़ में सोचता था। हर क्वेश्चन को देख के मुझे लगता था अरे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कुछ तो टफ होगा, कुछ तो डिफ़िकल्ट पूछा होगा, कुछ तो इसमें हिडन ट्रिक होगी, कुछ तो छुपाया होगा फैक्ट, या फिर कुछ तो तोड़ मरोड़ करके कोई फैक्ट पूछा होगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन तो नहीं है यार, यूपीएससी है, ये वर्ल्ड का इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, ऐसे कैसे ये लोग इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे को बहुत ईजिली कर देने चाहिए थे और बहुत जल्दी अटैम्प्ट कर देने चाहिए थे, वो मैं ओवर थिंकिंग करके गलत कर देता, या फिर सही भी करता तो उसमें इतना टाइम स्पेंड कर देता कि इन द लेटर क्वेश्चंस आई डिड नॉट हैव टाइम, या फिर सेकंड आइटरेशन में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है जिनमें मेरे को कन्फ्यूजन है उसमें मैं सफिशिएंट टाइम दे पाऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न था। ये मैंने कैसे फिगर आउट किया ये मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो ओवर थिंकिंग मेरे लिए बहुत ही बड़ा रोड ब्लॉक था, ये बहुत बड़ा रीज़न था मेरे लो स्कोर के लिए। देन फोर्थ, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न था। मैं हमेशा हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले मुझे ऐसा लगता रहता था कि ये सही होने के बाद बजाय गलत हो गया तो +2 के बजाय ये -2.66 हो गया तो मेरा तो स्कोर कम हो जाएगा, कहीं मेरा 0.66 से मिस आउट हो गया तो। हर क्वेश्चन मेरे को उसमें दिखना चाहिए था +2 मार्क्स, लेकिन मुझे हमेशा दिखता था -2.66। मुझे ऐसा लगता है विद एवरी अटैम्प्ट आई एम लूजिंग 2.66 मार्क्स। तो ये आपको, जब आपके पास सफिशिएंट नॉलेज हो जाए और आपके पास आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ़ रिविजन्स किए हुए हैं, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने नॉलेज पे और आपके दिमाग पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है और कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये 2 चीज़ें मैंने दूर की, ओवर थिंकिंग एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से मैं जो प्रीलिम्स में इतना अच्छा स्कोर कर पाया। फिफ्थ है लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। बहुत सारे क्वेश्चंस में देखो, आप कितना भी पढ़ के जाओ, हाउ मच एवर यू रीड, हाउ मच एवर नॉलेज यू गेन और हाउ मच एवर यू रिवाइज, स्टिल देर वुड बी ओनली 35 to 40 क्वेश्चन जो आप कॉन्फिडेंटली 100% श्योर हो कि आप अटैम्प्ट कर पाओगे प्रीलिम्स में, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको अपनी नॉलेज के
एप्लीकेशन से सॉल्व करने होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना होता है, थोड़ा लॉजिकल गेसिंग करनी होती है, थोड़ा रिस्क लेना होता है, तभी आप जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है क्लियर कर पाओगे, स्पेशली अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड तो वहाँ दिखाना पड़ेगा. फॉर दैट यू नीड टू हैव अ वेरी कूल माइंड. आपको ठंडे दिमाग से सोचना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, एकदम कूल माइंड होकर आपको हर क्वेश्चन ठंडे दिमाग से अटेम्प्ट करना है, पढ़ना है, सोचना है, एंड तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. बहुत सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस से वो आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आंसर एकदम सामने होता है. बहुत सारे क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करने से आपका आंसर आ जाता है. बहुत सारे क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिए होते हैं जिनको आप इजीली एलिमिनेट कर जाते हो. तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. मेरे हिसाब से प्रीलिम्स क्लियर करने में 50% आपकी नॉलेज होती है, 50% जो आपने मेहनत की है, जो भी 1 साल 2 साल से, और 50% आप वो 2 घंटे में कैसा परफॉर्म कर रहे हो. 2 घंटे में हाउ यू आर हैंडलिंग दैट प्रेशर, हाउ यू आर मैनेजिंग योर नॉलेज, हाउ यू आर अप्लाइंग दैट नॉलेज, एंड हाउ कूल यू आर इन दोज 2 आवर्स. जो प्रेशर सिचुएशन में कूल रहता है वही बेस्ट परफॉर्मेंस देता है वहाँ पे. सो मेरे हिसाब से प्रेजेंस ऑफ माइंड तो आपको रखनी ही है. सो 50% इज़ योर नॉलेज, 50% इज़ योर हार्ड वर्क, एंड 50% इज़ योर कूल हेडेडनेस इन दोज 2 आवर्स. ये बहुत ज़रूरी है. देन 6th इज़ टाइम मिसमैनेजमेंट. तो बहुत सारे लोग ना मिसमैनेज कर देते हैं. इनिशियली कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो अटेम्प्ट नहीं करते, क्वेश्चंस इनिशियली बहुत स्लो स्पीड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड एंड में फिर उनको डिफ़िकल्टी होने लगती है. मेरे साथ खुद ये होता था. इनिशियल 2-3 अटैम्प्ट हैं, 2 अटैम्प्ट में मेरे साथ ये हुआ है कि टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाता था. मैं सेकेंड आइट्रेशन भी नहीं कर पाता था क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ रहता था. इसकी वजह से टाइम, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट सीसैट. जीएस में टाइम की कमी हो जाती थी मेरे को, एंड स्पेशली अभी जो लास्ट 3-4 साल से जिस टाइप के जीएस का क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं प्रीलिम में, काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी लेंदी हो गए हैं. एक क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको कई स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, फिर राइट स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है, फिर आपको वो आंसर मार्क करना है. स्टेटमेंट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती हैं, काफ़ी माइंड एप्लीकेशन और नॉलेज एप्लीकेशन उसमें रिक्वायर्ड होता है. तो टाइम की कमी होती है. अगर आप पहले के 2013-14 के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स भी देखोगे तो मैंने ये नोटिस किया कि पहले क्वेश्चन पेपर्स आते थे 30 पेजेस के, अप्रॉक्सीमेटली 30 पेजेस के. अभी क्वेश्चन पेपर आने लग गए हैं 40, 44, 45, 46 पेजेस के. तो आपका जो अमाउंट ऑफ मटेरियल और जो अमाउंट ऑफ आपको जो स्टेटमेंट पढ़ने हैं वो भी बढ़ गए हैं काफ़ी. तो टाइम की कमी मेरे को तो हो जाती थी इवन जनरल स्टडीज़ के पेपर में. एंड लास्ट एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लक. लक तो आपको चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कितने भी बड़े टॉपर होने दो, आपको कितना भी नॉलेज होने दो, आप यू कैनॉट नो मोर देन 35 to 40 क्वेश्चंस फॉर श्योर. उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नॉलेज के राइट एप्लीकेशन से ही सॉल्व करने हैं. थोड़ा गेस करना है, थोड़ा लॉजिकल गेसिंग करनी है, थोड़ा रिस्क लेना ही है. तो आप अगर आपकी बहुत ही किस्मत ख़राब है तो आपका लक हर क्वेश्चन में आपका साथ नहीं देगा. जैसे आपने 2 स्टेटमेंट्स अगर आपने एलिमिनेट कर दिए और एंड में 2 ऑप्शंस आपके पास बचे हुए हैं, देन यू हैव टू चूज़. सो देयर आर 50% चांसेस कि आप करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करोगे या रॉन्ग स्टेटमेंट. तो अगर आप हर बार किस्मत ख़राब है आपकी, वो रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ कर रहे हो, तो आप हर बार -2.66 होते चले जाओगे, एंड यू विल मिस बाई 0.6 मार्क्स, 0.3 मार्क्स और 1 मार्क. यही होता है. तो जो लोग इतने क्लोज मार्जिन से मिस करते हैं वो नॉर्मली इस वजह से ही मिस करते हैं कि इधर टाइम मिसमैनेजमेंट हो जाता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता, या फिर किस्मत उनका साथ नहीं देती है. जितने भी उन्होंने गेसेस लिए होते हैं वो सारे गलत हो जाए. जैसे मेरे साथ खुद 21 के अटेम्प्ट में यही हुआ था कि एक तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, आई टुक प्रीलिम्स लाइटली, और उसके बाद नॉलेज और रिवीजन थोड़ा कम हो ही गया था. उसके बाद लक ने भी मेरा साथ नहीं दिया. जितने भी मैंने गेसेस लिए वो सारे गलत हो गए. इवन जो मेरा 2020 वाला अटैम्प्ट था जिसमें मैंने ओनली 1.5 मार्क्स की मार्जिन से क्लियर किया था, मेरे को जैसे मैंने बताया नॉलेज तो मेरे को काफ़ी थी, लेकिन ना मैंने उस टाइम कॉन्फिडेंस दिखाया, ना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा, और लक ने भी मेरा साथ नहीं दिया. जितने भी मैंने लॉजिकल गेसेस लिए वो ऑलमोस्ट सारे गलत होते चले गए. सो ये 7 प्राइमरी रीजन्स है. अगर आप इनको एलिमिनेट कर दोगे तो आई डोंट थिंक सो यू विल हैव एनी डिफिकल्टी इन क्लियरिंग प्रीलिम्स. इनफैक्ट यू विल क्लियर प्रीलिम्स विद गुड मार्जिन, एंड जिस दिन आप प्रीलिम्स दे के आओगे उसी दिन आपको पता होगा दिस यू आर गोइंग टू राइट मेंस. तो ये अगर 7 चीज़ों का आप ध्यान रख लेते हो तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होना पक्का है. नेक्स्ट, अब ये तो पहले तो जो मैंने डिस्कस की वो थी गलतियाँ. अभी हम डिस्कस करें कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए एक्चुअली चाहिए क्या.
तो सबसे पहली चीज़ तो सफिशिएंट नॉलेज आपको चाहिए ही, तो जिसमें आपको कि सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर है उसमें से पूछते नहीं है और डिफिकल्ट है तो यू लीव इट, या फिर एनवायरनमेंट छोड़ दिया, साइंस एंड टेक छोड़ दिया, ऐसे नहीं। एवरी सब्जेक्ट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू गिव इक्वल एम्फेसिस टू एवरी सब्जेक्ट। ये हो सकता है कि आप थोड़े जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसको आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, बट बाकी सब्जेक्ट्स को आप छोड़ नहीं सकते हो। पेपर इतना डायनेमिक हो गया है, जो क्वेश्चंस की वेटेज है वो चेंज होती रहती है, तो आपको सफिशिएंट नॉलेज तो होनी ही चाहिए। देन राइट सोर्सेज, मैं एडवाइस करूँगा कि आप वो सोर्सेज पढ़ो जो सब पढ़ रहे हैं, ताकि उन सोर्सेज से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। नॉर्मली प्रीलिम्स हमारा इस वजह से फेल नहीं होते हैं हम प्रीलिम्स कि हमें इनसफिशिएंट नॉलेज थी, या फिर हमने वो क्वेश्चन जो टफ़ क्वेश्चंस आ जाते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाए इसलिए हम प्रीलिम फेल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम प्रीलिम्स इसलिए फेल करते हैं क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस थे जो हर कोई सॉल्व कर रहा है, आपके सारे कॉम्पिटिटर्स वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए आप रेस से बाहर हो। तो टफ़ क्वेश्चन तो सबके लिए टफ़ हैं, वो तो बहुत कम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपको उनके बारे में बॉदर नहीं करना है, आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बॉदर करना है जो सब सॉल्व कर रहे हैं। आपका हर कॉम्पिटिटर अगर वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहा है और आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, दैट मीन्स आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो। तो आपको जो नॉर्मल ईजी और मीडियम क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। ईजी तो सॉल्व करने ही हैं, यू हैव टू गेट दोज क्वेश्चंस राइट जो सब सही कर रहे हैं। जो टफ हैं आप उनको छोड़ सकते हो, वो आपका फेट डिसाइड नहीं करेंगे। इसलिए राइट सोर्सेज, वो सोर्सेज पढ़ो जो सब पढ़ रहे हैं, और उस सोर्सेज में से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो अगर आपका जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है तो यू हैव टू गेट इट राइट। अगर आपने इतना भी डिसाइड कर लिया तो यू आर अचीव कर लिया तो यू आर देयर इन द रेस, एंड अगर आपकी किस्मत और प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा तो आप डेफिनेटली प्रीलिम क्लियर करोगे। देन थर्ड इज़, एक बार आपने सफिशिएंट नॉलेज गेन कर ली, सोर्सेज राइट पकड़ लिए, उसके बाद आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ रिविजन्स करने हैं वो सोर्सेज के। उसके लिए मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 3 to 5, डिपेंडिंग कि आप किस टाइप के कैंडिडेट हो। अगर आपको 3 रिवीजन सफिशिएंट लगते हैं आपको, और आप टेस्ट सीरीज़ में उनको अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो और आप टेस्ट सीरीज़ में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, 3 रिवीजन काफ़ी होंगे। नहीं तो मिनिमम 5 होने चाहिए, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बट 3 to 5 मिनिमम रिवीजन होने ही चाहिए। उससे कम रिवीजन में कोई भी सब्जेक्ट मुझे तो याद नहीं होता था, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। देन जो मैंने इससे पहले डिस्कस की गलतियाँ, वो आप अगर वो गलतियाँ एलिमिनेट कर देते हो तो यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स। मूविंग ऑन, अब मैंने कैसे करेक्ट की है मिस्टेक, मैंने कैसे रियलाइज़ किया कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मेरे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी नॉलेज तो है मेरे पास, मैंने कैसे डिसाइड किया मेरे पास नॉलेज तो है लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा। मैं जब अपना 2020 का अटैम्प्ट देके आया और 21 का अटैम्प्ट देके आया, उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा क्या है कि बाकी लोग इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं और मेरे को नॉलेज और इतनी मेहनत, मतलब 8-8 10-10 घंटे में रोज़ पढ़ता था, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा। तो मैंने आके अपने दोनों क्वेश्चन पेपर्स थे जो प्रीलिम्स 2020 का और प्रीलिम्स 2021 का, उसको बैठ के मल्टीपल टाइम्स उसको एनालाइज़ किया। एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेटमेंट मैंने बार बार पढ़ी। मैंने सोचा उस टाइम मैं क्या सोच रहा था, मैंने ये स्टेटमेंट को गलत माना तो मैंने गलत क्यों माना, मैंने इस स्टेटमेंट को सही माना तो मैंने क्यों माना सही, मेरे पास नॉलेज की कमी थी या रिवीजन की कमी थी या फिर कॉन्फिडेंस की कमी थी। मैं अगर इतना इजी स्टेटमेंट हो तो उसको टफ सोच के उसको ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा था। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा 2 घंटे वो प्रेशर सिचुएशन मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है। आई आइडेंटिफाइड दैट। एक बार मुझे समझ में आ गया कि मेरा दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, तो मैं बहुत घबरा के और बहुत कॉशियस होके हर स्टेटमेंट पढ़ रहा था, हर क्वेश्चन पढ़ रहा था। मैं रिलैक्स होके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं रहा था। वंस आई रियलाइज्ड इट, तब मेरे को अपने आप समझ में आने लग गए कि सारे जो इजी क्वेश्चंस थे जो मुझे सही करने ही चाहिए थे, जिनकी मेरे को सफिशिएंट नॉलेज थी, वो भी मैं गलत करके आया हूँ। इसलिए मैं इधर कट ऑफ के जस्ट 1 नंबर ऊपर क्लियर किया या फिर मेरा इतने बड़े मार्जिन से मैं फेल हो गया। एक बार व्हेन आई आइडेंटिफाइड दैट, देन इट वॉज ईजी, क्योंकि नॉलेज तो मेरे पास थी ही सफिशिएंट, बस वो नॉलेज को अप्लाई करना था। तो मैं अगेन रिपीट करूँगा, जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले प्रीलिम्स दे चुके हैं, वो अपना क्वेश्चन पेपर लेके आएँ, क्योंकि मैं मार्क कर देता था जब मैं अटैम्प्ट करता था अपने ही क्वेश्चन पेपर में मैं किस स्टेटमेंट को राइट कंसिडर कर रहा हूँ, क्या रॉन्ग कर रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चन पेपर में मार्क कर देता था, तभी मैं फिर OMR शीट में फिल करता था बबल्स। तो मेरे पास अपना जो रिस्पॉन्सेस थे वो रिकॉर्डेड थे,
तो मैं अपने उसी क्वेश्चन पेपर जो मैंने यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर था उसको बैठ के एक एक स्टेटमेंट एक एक क्वेश्चन बार बार मल्टीपल टाइम्स एनालाइज किया है कि मैं साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस में मैं आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर मैंने इतनी बायोलॉजी पढ़ी है, इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, मैं बायोटेक वाले ही क्वेश्चंस गलत कर देता था, जो बैक्टीरिया वायरस ये सब रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन मैं गलत कर देता जब जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। मैं सोचता था इतना इजी कैसे हो सकता है, यूपीएससी इतने इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, और इसमें कुछ तो ट्रिक होगी, ये वायरस का नाम दिया है, ये तो इसमें भी होता है, उसमें भी, एक्स्ट्रा नॉलेज, उसकी वजह से एक्स्ट्रा थिंकिंग एंड गलत कर देता था। तो ये मैंने एलिमिनेट किया। फिर मैंने अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम कॉन्फिडेंस रखा, मैंने अपने ऊपर भरोसा दिखाया कि मेरे को सफिशिएंट नॉलेज है, अगर मैं इसको राइटली अप्लाई करूँगा तो होगा। इनफैक्ट मेरी वाइफ मुझे हमेशा बोलती थी कि मैं तुझे देखती हूँ, तू इतने घंटे पढ़ता है, 8 से 10 घंटे, अगर तेरे जैसे कैंडिडेट्स का नहीं होगा तो और किसका होगा। तो जब मेरे आसपास वाले मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस कि मैं सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स जो हार्डवर्क होता है वो तो डाल ही रहा था, इट्स जस्ट अबाउट परफॉर्मेंस, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज थी, बस मैंने उसको कॉन्फिडेंस दिखाया अपनी नॉलेज और हार्डवर्क पे, एंड मैंने कॉन्फिडेंस के साथ उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए और मेरे क्वेश्चन फिर सही होते थे, इसलिए मेरे स्कोर में आपने देखा इतना बड़ा जंप आया था। इतना ही डिफरेंस था, मेरी नॉलेज में कोई खास डिफरेंस नहीं आया था बिटवीन माई 2021 अटैम्प्ट एंड माई 22 एंड 23 अटैम्प्ट। इनफैक्ट जब लास्ट ईयर का फाइनल रिजल्ट आया था, मैंने इंटरव्यू दिया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में, एंड उसका रिजल्ट आया था 23 मई को, एंड उसके बाद आई वॉज डेवास्टेटेड, मेरा नहीं हुआ था, आई मिस द कट ऑफ बाय 11 मार्क्स। सो मैंने डिसाइड कर लिया था मैं अभी आगे और पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं आई वॉन्टेड टू गिव अप द प्रिपरेशन। लेकिन मेरे आसपास वालों ने, मेरे कलीग्स ने, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं, यू शुड अटेम्प्ट इट, इतनी नॉलेज तो है ही, ऐसा तो है नहीं आपके दिमाग से वो चला गया है सारी नॉलेज, क्योंकि 4 ही दिन बचे हुए थे। 23 मई को रिजल्ट आया था एंड 28 मई को प्रीलिम था 2023 का। देन आई डिसाइडेड, एंड मेरी वाइफ ने बोला था कि आप पढ़ाई मत करो, बस जाके एग्ज़ाम दे के आओ। सो आई डिसाइडेड कि मैं कोई पढ़ाई नहीं करूँगा उस टाइम, वो 4 दिनों में आई विल बी रिलैक्स, मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज है, एंड मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ गया, एंड उसके बाद मुझे 105 मार्क्स आए। इनफैक्ट मुझे जीएस का कोई ये नहीं था कि डाउट कि मैं क्लियर करूँगा कि नहीं, मेरे को श्योर था कि मैं जीएस तो करूँगा। डाउट थोड़ा बहुत जो था वो सीसैट की वजह से था, क्योंकि इस बार सीसैट इतना डिफिकल्ट आ गया था, बहुत सारे लोगों को डाउट था, बट फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस मेरा सीसैट भी क्लियर हो गया एंड जनरल स्टडीज़ भी हो गया। सो आपको नॉलेज है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है अपने नॉलेज पे, एंड कॉन्फिडेंटली पेपर अटैम्प्ट करना है, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। लेकिन ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन की है एंड उसको सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज किया है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही जो बाकी चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस की, प्रेजेंस ऑफ माइंड की, कामनेस की, ये तभी पिक्चर में आती हैं जब आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स पुट इन किए हैं इस प्रिपरेशन में, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन की है और सफिशिएंट हार्डवर्क किया है, तभी ये बाकी सारी चीज़ें आपको फेवर करेंगी। इसलिए, और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लास्ट टाइम फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, देन दे गेव द प्रीलिम्स अगेन एंड उनका सिलेक्शन हो गया इस बारी, एंड बहुत सारे लोगों का प्रीलिम क्लियर हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट मैं ये करूँगा कि मैंने रियल टाइम प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर हैं जो मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं 20, 21, 22, 23 अटैम्प्ट के, मैं रियल टाइम आपको सॉल्व करके बताऊँगा, डेली 10 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस, और मैं बताऊंगा मेरी थॉट प्रोसेस कैसे थी, मैंने किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मुझे इजी लगते थे, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगते थे, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैं छोड़ देता था, ये चीज़ें कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको लॉजिकल गेसिंग करनी है, थोड़ा रिस्क लेना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इससे आप लोगों को बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रेशर सिचुएशन में एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचना है, ये समझ में आएगा। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा कि कितनी नॉलेज इनफ है। जैसे मैं आपको स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये स्टेटमेंट तो पता होनी ही चाहिए, ये बहुत बेसिक है। सपोज़ कोई इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट बताया, या पॉलिटी में से कोई स्टेटमेंट आया, या फिर एनवायरनमेंट का कोई आया, साइंस एंड टेक का आया, तो मैं उसको बताऊँगा कि ये आपको पता होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर वो चीज़ें, सपोज़ मैंने 100 चीज़ों में ऐसा बोला और उसमें से 80 चीज़ें आपको भी पता थी और मुझे भी पता थी, तो मैं एक रफ़ नंबर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, तो आप ये मान सकते हो कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, कि आपको सफिशिएंट नॉलेज है। कुछ स्टेटमेंट होंगे जो शायद मुझे आते होंगे, आपको नहीं आते होंगे, लेकिन कुछ स्टेटमेंट होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे लेकिन आपको आते होंगे, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन के फील्ड किससे होंगे या फिर आपने कहीं पढ़े होंगे, ऐसा हो सकता है।
लेकिन मोर और लेस आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं कोई 100 स्टेटमेंट करेक्ट मान रहा हूँ या आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि ये राइट है या रॉन्ग है, इस चीज़ की मुझे फर्म नॉलेज है, तो आप भी जज कर पाओगे अपनी नॉलेज कि हाँ मेरे को नॉलेज तो सफिशिएंट हो गई है, अब बस मुझे उसको परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट करना है प्रीलिम के टाइम पे। और थर्ड, आपको ये समझ में आएगा कि नॉलेज अप्लाई कैसे करनी है ना, कैसे गेसेस लेने हैं, कैसे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने ही करने हैं, कैसे क्वेश्चंस में आपको छोड़ना ही छोड़ना है कुछ क्वेश्चंस, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये 3 बेनिफिट मुझे लगते हैं जब हम रियल टाइम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा डेली 10 और 20 क्वेश्चन, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर आप डिसाइड कर पाओगे, जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे डिसाइड करने हैं, कि आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या 80 करोगे या 90 करोगे, तो ये आप डिसाइड कर सकते हो। मैं जब सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि मैं ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देता था, अगर आपको उन क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस आता है तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। जो क्वेश्चंस मैं कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करता था उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आप छोड़ सकते हो। और आपको ये भी पता लगेगा कि अगर आपके कोई सब्जेक्ट्स वीक हैं, जैसे आपकी सपोज आपकी इकोनॉमिक्स वीक है, मेरी इकोनॉमिक्स वीक नहीं थी, मेरी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर भी मैं शुरू के अटेम्प्ट्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस गलत कर देता था, इन स्पाइट ऑफ मी हैविंग गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टिल मैं गलत, तो मेरी इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, जबकि मेरे दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे। और जैसे ही मैंने ये रियलाइज़ किया, उसको करेक्ट किया, और फिर मेरा स्कोर इम्प्रूव हो गया। तो ये चीज़ें आपको पता लगेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर्स, मैं पहले प्रीलिम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताऊंगा, देन उसके बाद मैं 21 का, फिर 22 का, 21 का एंड 20 का, ऐसे। एंड अगर इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स, आप लोगों को कोई और चीज़ पे वीडियो चाहिए, किसी और चीज़ के नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, और मैं कमेंट्स पढ़ के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मैं भी एक्चुअली यूट्यूब पे बिल्कुल नया हूँ, आई एम नॉट डन दिस बिफोर, सो आपको लग सकता है कुछ मिस्टेक्स या फिर नया नया मैं सीख रहा हूँ, इसलिए। सो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, एंड आई विल फॉलो इट अप। थैंक यू।